जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो दोस्तों, आज जो है एनसीईआरटी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव से हमारा स्टार्ट हो चुका है नया सब्जेक्ट, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम लोग शुरू करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहली टॉपिक होगी हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय से। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं परिचय से। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसी पे जो है आप लोग को धीरे धीरे करके, यकीन मानिए, आपको सारा सब्जेक्ट क्लियर करवा देंगे। आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप लोग सीखिएगा, इसी से रिविजन भी कीजिएगा। आप यकीन मानिए एग्ज़ाम आपके धड़ल्ले से निकलते जाएंगे। आप लोग जो है बस एक चैनल पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम लोग आज कंप्लीट करेंगे पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो चलिए ऐसे ही करके सारा सब्जेक्ट हम लोग क्लियर करता चलेंगे। पहला क्या करा हम लोग का, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का परिभाषा आप लोग जान लीजिए कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप पूछ देगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे एडम स्मिथ को। बहुत बार प्रश्न भी आया है, एडम स्मिथ को कहा गया अर्थशास्त्र का जनक। चलिए आगे, हमारा अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटी आर्थिक इकाई का पूछे तो व्यष्टि, और बड़ी आर्थिक इकाई पूछे तो समष्टि। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन पूछे तो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगा, माइक्रो इकोनॉमिक जिसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को, जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब विकास हो ही रहा है। और विकसित अर्थव्यवस्था पूछे तो जैसे हो गया नॉर्थ कोरिया, सब हो गया, ये सब जो हो गया ना विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाता है। और हमारा भारत जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब विकास कर ही रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो कृषि है। और इसकी प्रधानता है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। ये भी तीनों है, ध्यान रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूछे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मानी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक और निजी, यानी गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट भी, दोनों मिलकर काम करता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। और भारत में ऐसा होता है, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आ जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? ये ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना करने वाले अर्थशास्त्री थे। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात गतिविधियां ना होना, मतलब ना आयात होगा ना निर्यात, ना बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा उस देश में, ऐसा गतिविधि होता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नॉर्थ कोरिया इसका सही एग्जाम्पल है। चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे बहुत प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, पहले ये जान लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र है एक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। मतलब तीन क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। पहला प्राथमिक क्षेत्र में क्या सब आ जाता है, ये पूछ देता है, तो कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, ये हो जाता है। दूसरा से पूछे तो औद्योगिक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग, और तृतीय क्षेत्र से पूछे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस से। अब ये पूछ देगा कि कृषि एवं कृषि से संबंधित जो है क्या क्या आ जाता है, तो कृषि वानिकी आ जाता है, मत्स्यन आ जाता है, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन आ जाता है। चलिए, अब द्वितीय क्षेत्रक से पूछे, जैसे दे देगा निर्माण विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र से पूछता भी है, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। वहीं तृतीय क्षेत्र पूछे, सेवा क्षेत्र में क्या सब आ जाते हैं, तो परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछता है, तो इसके लिए इसको फिर से हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो तीन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आ जाता है कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियां, जिसमें कृषि वानिकी, मत्स्यन और खनन उत्खनन आता है। द्वितीय में आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, और सेवा में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा,
व्यापार भंडारण और सामुदायिक सेवाएं आ जाती हैं। तब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे कह रहा है हम लोगों का कि संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है। अब पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? तो 1969 में। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पूछ देता है तो प्रथम जो है 1969 में दिया गया। आगे है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन। और इसे ही मिला होगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जो कि पहला बार दिया भी गया था 1969 में, अमर्त्य सेन को ही मिला होगा। चलिए आगे है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्ले तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया है। और ये गरीबी उन्मूलन का जो पूछ भी देता है कि किस पंचवर्षीय योजना में से इसका नारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये पूछ भी देता है प्रश्न में, इससे रिलेटेड था तो इसलिए बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। पूछे कि हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय के सिद्धांत पर, न्याय के सिद्धांत पर, माफ कीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक पूछ दे तो कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2021 के आधार पर। चलिए 21 के आधार पर देख लेते हैं। अमेरिका प्रथम आ जाता है, द्वितीय में चीन आ जाता है, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूके के बाद भारत, फ्रांस के बाद इटली, कनाडा के बाद जो है कोरिया। 2021 का इसलिए उतना इम्पोर्टेंट लेके नहीं चलेंगे। चलिए स्रोत जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2021 इनके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2021 में किया गया था। चलिए नीचे क्या कर रहा है, वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता तो बंद अर्थव्यवस्था। अभी बताए थे कि विश्व के किसी देश से ना आयात होगा ना निर्यात होगा, व्यापारिक संपर्क ही खत्म, तो वहाँ बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है वो। चलिए अब हम जो है एनसीईआरटी के ही ऑब्जेक्टिव को अब करेंगे, इसी टॉपिक से करेंगे, इसीलिए वीडियो बहुत ही खास होती है कि इससे आपको वन लाइनर कंप्लीट करने के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्टिव लगाया जाता है, बहुत कम जगह ही होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। बिल्कुल। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अभी बताए थे, इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंधित है? तो कृषि का भी क्या बताए थे? प्राइमरी सेक्टर में। और सेवा का क्या बताए थे? थर्ड सेक्टर में, टर्जरी जिसे कहते हैं। तो प्राथमिक और तृतीय मिल गया हम लोग का एक। चलिए आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो उत्पादन को तो किया जाता है, उपभोग भी, विनिमय भी, वितरण भी, लोक राजस्व भी, सारा हो जाएगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा सरकारी बजट, ऑप्शन 4। और राजकोषीय नीति भी, मौद्रिक नीति भी और मुद्रास्फीति सब तो आ ही जाता है, तो 1 2 3 4 सारा आ जाएगा। छठा है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था, अभी बताए थे, आप लोग को याद ही होना चाहिए, ना तो निर्यात होगा ना ही आयात, मतलब ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब जो है इसी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम एवं भूमि, मानव एवं भौतिक पूंजी, दोनों आ जाएगा। चलिए आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित, अभी बताए थे द्वितीय क्षेत्र में क्या सब आ जाता है? तो विनिर्माण वाला आ जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें से? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग वाला आ जाएगा। और प्रथम में पूछे तो कृषि, और ट्रेजरी में पूछे तीसरे में तो सेवा बताए थे। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है?
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्यक्ति और राज्य दोनों को। चलिए आगे हमारा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? तो रेत, पतन, जल परिवहन, डाक तार। ऑप्शन ए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे, जिसमें सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों का साथ में काम कर देता है, और हमारा देश वैसा ही है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन बी, भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मानव संसाधनों और अभियंता और डॉक्टरों के रूप में परिवर्तित होना। चलिए आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एकाधिकार है, बिल्कुल ऑप्शन ए। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि कृषि इसी में आता है, और कृषि में बहुत लोग जुड़े होते हैं, श्रमिक सब। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? तो तुलनात्मक लागत अंतर, निरपेक्ष लागत अंतर, अवसर लागत, यानी सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, सारा ध्यान से देखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कम से कम 2 बार वीडियो को 3 बार जरूर देखिएगा, इससे आपको याद करना, आपको बस देख करके फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना, आपको दिमाग में आना है, तभी एग्जाम क्लियर भी होगा। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हमारा? बाजार अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी। ऑप्शन बी, पूंजीवादी। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? 5वां वाला अभी बताए थे आप लोगों को जस्ट, कि केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। चलिए आगे हमारा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो वाले में, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अल्फ्रेड मार्शल का, ऑप्शन ए आ जाएगा, बिल्कुल। वस्तु की मांग किसको निर्देशित करती है? किसको निर्देशित करती है? तो किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांग या परिमाण। चलिए यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे आप लोग देख लीजिए, एक श्रमिक अधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो अभी पढ़ाए थे आप लोगों को कि विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकसित नहीं, विकासशील। अभी तक विकास चल ही रहा है और होता ही रहेगा। विकसित में आ जाता है हमारा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करे, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कर सकते हैं। चलिए वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो कम से कम 1-2 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।